ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों को और सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून सत्र की। तो छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बार का सत्र कई मायनों में अहम होने जा रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं सत्ता पक्ष कई विधेयक लाने की तैयारी में है। मानसून सत्र में क्या क्या होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का ऐलान हो गया है। विष्णुदेव साय सरकार का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलने वाला है। इस मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। 22 जुलाई को मानसून सत्र की होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार। धर्मांतरण का ड्राफ्ट बनकर हो गया है तैयार। निकाय चुनाव पर भी विधेयक लाएगी सरकार। प्रत्यक्ष रूप से महापौर चुन पाएंगे लोग। कैबिनेट की बैठक में हो चुकी है चर्चा। नक्सलवाद पुनर्वास नीति पर भी संशोधन विधेयक लाएगी सरकार। आबकारी के नियमों में भी संशोधन करेगी सरकार। नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू करने की है तैयारी। नई उद्योग नीति भी लाने की तैयारी में है सरकार। इधर विधानसभा के मानसून सत्र में कानून में संभावित बदलाव को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है। कानून में संशोधन करना, चलती योजनाओं को बदलना, यही सरकार का लक्ष्य है। 6 महीने में सरकार का कोई भी विजन नहीं दिखा है। इधर कांग्रेस की सरकार को लेकर घेरने पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पलटवार किया है। यह सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय है। इस सरकार के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। कानूनों में संशोधन करना, चलते हुए योजनाओं को बदलना, यही इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस सरकार का भी 6 महीने में कोई भी विजन नहीं दिखा है। पूर्ववर्ती सरकार जो योजनाएं चलाती थी, उन योजनाओं को फौरी तौर पे बंद करने की घोषणा कर दिया। उसके बाद फिर नाम बदल के, जैसे गौठान योजना को बंद कर दिया। अब उसके बाद में गौ अभयारण्य हर संभाग में बनाने की बात कर रहे हैं। गांव-गांव में गायें हैं, अब आप एक संभाग में एक अभयारण्य बनाएंगे। ये सरकार की अदूरदर्शिता है। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, ये अपने को जीवित रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो भी केवल बातों में कर रहे हैं। सड़क पर आने की इनकी बकत नहीं है। सड़क पर ये 50 आदमी से ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, और कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाती है उससे जनता का कोई मतलब नहीं है, और जनता को कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। मानसून सत्र में सरकार विभिन्न विषयों पर संशोधन विधेयक लेकर आएगी। वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था के साथ ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरती नजर आएगी। बिजली कटौती, गौ तस्करी, नक्सलवाद, अवैध उत्खनन के साथ ही बलुदाबाजार हिंसा का मामला इसमें प्रमुख है। ऐसे में सदन हंगामेदार रहने की संभावना है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस हताशा में है। हताशा और निराशा से जूझ रही कांग्रेस जल्द ही समीक्षा करने जा रही है। माना जा रहा है कि समीक्षा के बाद कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में बदलाव पर जुबानी जंग भी छिड़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कभी 1 या 2 से अधिक सीटें नहीं जीत सकी। इस बार कांग्रेस ने इतिहास बदलने के दावे के साथ ही दिग्गजों को मैदान में तो उतारा, लेकिन वे जीत नहीं सके। यही वजह है कि हाईकमान अब हार की बड़े स्तर पर समीक्षा करने जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को दी गई है। माना ये भी जा रहा है कि मोइली कमेटी हार की समीक्षा के साथ बदलाव की संभावनाओं पर भी रिपोर्ट देगी। आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के स्थान पर किसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये भी बताएगी। चूँकि नेता प्रतिपक्ष के पद पर ओबीसी वर्ग के बड़े नेता चरणदास महंत काबिज हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आदिवासी नेता को ही प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी। इसलिए एक बार फिर से फूलोदेवी नेताम से लेकर लखेश्वर बघेल, इंद्रशाह मंडावी और पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम का नाम को लेकर चर्चा है। पीसीसी ही नहीं, महिला कांग्रेस और NSUI में भी बड़े बदलाव की पटकथा को लिखा जा रहा है, लेकिन सब कुछ मोइली कमेटी की रिपोर्ट पर टिका हुआ है। फिलहाल कमेटी के आने के पहले समीक्षा को लेकर जुबानी जंग है शुरू हो गई है। बैज जी को तो स्वमेव इस्तीफा देना चाहिए, यदि उनमें नैतिकता है तो। विधानसभा में करारी हार,
लोकसभा में करारी हार, और यही स्थिति रही, दीपक बैज रहेंगे तो अभी आने वाले जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें भी करारी हार होगी। हैट्रिक बना करके जाएंगे वो। गठन हो गया है और बहुत जल्दी कमेटी के जो हमारे इंचार्ज हैं आदरणीय वीरप्पा मोइली जी, आदरणीय चौधरी जी, वो आएंगे और समीक्षा होगी। निश्चित रूप से जब जब कांग्रेस को विपत्ति में रही है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी हमेशा निखर के आई है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़े होगी और छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में भी हम मजबूती से खड़े होकर पार्टी को मजबूत करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार के दोहरे झटके के बाद कांग्रेस किसी युवा आदिवासी चेहरे को कमान सौंपने पर विचार कर रहा है, लेकिन कई दिग्गज भी पीसीसी की कमान हासिल करने के लिए दांवपेच लगा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस किसे अवसर देती है और किसी निराशा हाथ लगेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। रायपुर से RS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन यानी 25 जून 1975, इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के साथ ही विपक्षी दलों के बड़े नेता जेल में डाल दिए गए थे। विरोध की इजाजत नहीं थी, न जनता को, न नेता को, न प्रेस को। इस दिन को भाजपा हर साल काला दिवस के रूप में मनाती है। आज राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम है। प्रदेश में आयोजित आपातकाल एक काला दिवस कार्यक्रम में तमाम मंत्री और विधायक मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। इधर भाजपा के काला दिवस मनाए जाने पर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि आपातकाल अभी लागू है, देश में किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, सबके घर में केंद्रीय एजेंसियां लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि आज देश में विशेष तरीके की स्वतंत्रता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ सरकार चल रही है। कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश के संविधान और प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया था। आपातकाल तो अभी लगा हुआ है, देख लीजिए कहाँ किसकी सुनवाई हो रही है। सबके घर में केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम रही है। तो ये और प्रेस में भी घोषित सेंसरशिप तो लागू ही है। तो आज आपातकाल चल रहा है, ये और क्या बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को सभी जिलों में काला दिवस आपातकाल के उस घटना को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र के साथ, देश के प्रजातंत्र के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया था, वो लोगों के ध्यान में आए। इसलिए सभी जिलों में कल पार्टी आपातकाल के काला दिन के रूप में मनाने वाली है और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एक एक जिले में जाने वाले हैं। मैं स्वयं रायगढ़ के कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाला हूँ। आपातकाल का पूरे देश भर में जमकर विरोध हुआ था। परिणाम स्वरूप 1977 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी। दरअसल उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश में आपातकाल थोपा था। देश के इतिहास में लोकतंत्र के खिलाफ इसे सबसे बड़ी घटना के रूप में जाना जाता है। रायपुर से RS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार फोर्स को सफलता मिल रही है। बीते कुछ महीनों में 137 नक्सली ढेर हुए हैं, लेकिन इस बार फोर्स को जो सफलता मिली है उसने हर किसी को चकित कर दिया है। नक्सलियों की मांग से सुरक्षा बलों ने नकली नोट छापने का प्रिंटर और नोट जब्त किया है। इसके बाद एक बार फिर नक्सलवाद को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बहस छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने इस बार नक्सलियों के अर्थतंत्र पर बड़ा प्रहार किया है। सुकमा जिले के भेज्जी थाना अंतर्गत कोराजगुड़ा के जंगलों से सुरक्षा बलों ने नकली नोट छापने का प्रिंटर, स्याही और नोट छापने में उपयोग किया जाने वाला सामान जब्त किया। माना जा रहा है कि साप्ताहिक बाजारों में नक्सली ग्रामीणों के माध्यम से लंबे समय से इन नोटों को खपा रहे थे।
इस तरह सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों के अर्थतंत्र पर बड़ी चोट पहुंची है। राज्य सरकार जहां इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता करार दे रही है, तो बीजेपी सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ तेज हुई जंग का परिणाम बताया जा रहा है। वहीं नक्सलवाद के सफाये को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। नक्सलवाद की जहां तक बात है, जब 2003 में हमारी सरकार बनी थी, लगातार इस दिशा में हमने काम किया और सरगुजा को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने में हमारी सरकार को सफलता मिली। बस्तर के ही बहुत थोड़े से हिस्से में नक्सलवाद बचा था जब 2018 में हम सरकार में थे, पर 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद को पाला पोसा और फिर से उसका विस्तार हुआ। और अब जब से हमारी सरकार बनी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर पूरी तरह से बस्तर को भी नक्सल मुक्त करने के लिए हमारे सुरक्षा के जवान पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। लगातार चाहे रोड ओपनिंग का मामला हो, चाहे वहां पर हमारे कहते हैं जिस तरीके से पुलिस के जवान अंदरूनी क्षेत्र में जा कर के नक्सलियों को मार गिराने का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ छापा मार करके उनसे जो भी इस तरह की सामग्री है उनसे जब्त कर रहे हैं और जनता के बीच में ये लाने का कोशिश कर रहे हैं। अरुण साहू जी की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। सबसे बड़ी बड़ी घटनाएं बीजेपी सरकार के समय में हुआ है। रानी बोदली देख लीजिए और बहुत सारे जो घटनाएं हैं, झीरम का कांड हुआ, तो ये सब घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हुई है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय नक्सली घटनाएं बढ़ी थी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मिल रही सफलता को लेकर भले क्रेडिट पॉलिटिक्स होती रहे, लेकिन संतुष्टि की बात यह है कि लगातार हमारे सुरक्षा बलों को नक्सलियों की मांद तक पहुंचने और उन्हें कमजोर करने में सफलता मिल रही है। इस बार तो फोर्स ने नक्सलियों की अर्थतंत्र को ही तोड़ कर रख दिया। ऐसे में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर उम्मीद और बढ़ गई है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की, जो कि आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, जहां संसद भवन में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी होगी मुलाकात। तो सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है, जहां वो संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी आज सीएम की मुलाकात होने वाली है। तो दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम हैं, जिनमें से एक उनका ये दिल्ली दौरा भी है, जहां वो आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात होने वाली है। तो संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम विष्णुदेव साय की आज मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कुछ है, ये तो मुलाकात के बाद जो चर्चा इन लोगों के बीच में आपस में होती है उसके बाद ही खुलकर सामने आ पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सीएम विष्णुदेव साय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात होने वाली है। तो दिल्ली दौरे पर है, रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। रुक कर लेते हैं बिलासपुर का, जहां खुले आसमान में रत जग्गा करने मजबूर मेलापारा के रहवासी। बुलडोजर कार्रवाई के बाद बेघर हुए 30 से ज्यादा परिवार। बेघर परिवार का आरोप, बिना मकान आवंटित किए निगम ने तोड़े हैं मकान। बिलासपुर से खबर बता रहे हैं, जहां आरोप है बेघर लोगों का कि निगम ने इन्हें मकान आवंटित नहीं किया और उनके मकान पहले ही तोड़ दिए। तो खुले आसमान में रत जग्गा करने को मजबूर है ये लोग। बुलडोजर कार्रवाई के बाद
30 से ज्यादा परिवार जो है वो बेघर हो गए हैं। बेघर परिवार का आरोप है कि बिना मकान आवंटित किए निगम ने इनके पहले मकान को तोड़ दिया है। तो खुले आसमान में रज्जगा करने मजबूर मेलापारा के रहवासी बुलडोजर कार्रवाई के बाद बेघर हुए हैं 30 से ज्यादा परिवार। बेघर परिवार का निगम पर बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि बिना मकान आवंटित किए निगम ने उनके मकान तोड़ दिए हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आई है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 30 से ज्यादा परिवार है जो रज्जगा करने को मजबूर हैं क्योंकि इनके पास घर नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई की गई, उस बुलडोजर कार्रवाई में इनके घर को जमींदोज कर दिया गया, लेकिन इन्हें कोई नया मकान निगम की तरफ से आवंटित नहीं किया, जिसकी वजह से ये रज्जगा करने को सड़क पर ही मजबूर है। और इसी बीच राजधानी भोपाल से खबर सामने आते हुए जहां मरीज को मिला पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा का लाभ। रीवा के मरीज को इलाज के लिए लाया गया भोपाल। 55 साल के व्यक्ति को आया था हार्ट अटैक। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस से पहुंचाया गया भोपाल। निःशुल्क दी गई एयर एम्बुलेंस की सुविधा। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर। परिजनों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। तो मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है ये एयर एम्बुलेंस, जिसका लाभ रीवा के एक मरीज को मिला है। परिजनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। तो मरीज को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा का लाभ मिला है। रीवा के मरीज को इलाज के लिए भोपाल लाया गया है। जानकारी निकल के ये सामने आ रही है कि 55 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद पीएम श्री एयर एम्बुलेंस से उस व्यक्ति को रीवा से भोपाल पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, निःशुल्क एयर एम्बुलेंस की सुविधा उस व्यक्ति को दी गई है। फिलहाल मरीज की हालत जो है वो स्थिर है। परिजनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। तो मरीज के परिजनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। तो मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है ये पीएम श्री एम्बुलेंस योजना, जिसका लाभ रीवा के मरीज को मिला है। बात करते हैं रायसेन की, जहां कंप्यूटर दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। आग लगने का कारण अज्ञात। तो कंप्यूटर दुकान में आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने का कारण जो है अभी अज्ञात है। लाखों रुपयों के नुकसान की आशंका इस पूरी घटना में जताई जा रही है। तो कंप्यूटर दुकान में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। रायसेन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कंप्यूटर दुकान में भीषण आग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए INH न्यूज के साथ। नमस्कार।